नमस्ते दोस्तों, आज आपके लिए मैं मैक्सवेल की सेकंड क्लास लाया हूँ। इसके पहले वाली क्लास के अंदर हम मैक्सवेल की समीकरण उत्पन्न कर रहे थे और मैंने आपको मैक्सवेल की प्रथम द्वितीय समीकरण उत्पन्न करना आपको बता दिया था। आज हम मैक्सवेल की तीसरी व चौथी समीकरण उत्पन्न करेंगे। तो टॉपिक चालू करने से पहले यदि आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपको कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों, ताकि हमें पता लगे आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो हमें उससे रेस्पॉन्स आपको मिलता है। कमेंट्स के माध्यम से हमें रेस्पॉन्स मिलता है कि आप हमारा क्लास देख रहे हो, पढ़ रहे हो। ठीक है, तो हम आज मैक्सवेल की तृतीय समीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैक्सवेल की तृतीय समीकरण, मैक्सवेल की तृतीय समीकरण। आज हम मैक्सवेल की तृतीय समीकरण उत्पन्न करेंगे। ठीक है, थर्ड इक्वेशन मैक्सवेल की, मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो मैक्सवेल की तृतीय समीकरण है वह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से उत्पन्न होती है। मैंने आपको इसलिए बताया था पहले जब स्टार्टिंग में टॉपिक चालू किया था और आपको बताया था जो मैक्सवेल की प्रथम समीकरण है वह हम विद्युत क्षेत्र के गाउस के नियम से प्राप्त करेंगे और जो द्वितीय समीकरण है वह हम चुंबकीय क्षेत्र में गाउस के नियम से प्राप्त करेंगे और जो तृतीय समीकरण है वह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से उत्पन्न करेंगे या नियम से प्राप्त होती है। तो यह समीकरण लिख लीजिएगा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम से प्राप्त होती है। कौन सी नियम प्राप्त होती है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से। और फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम दो हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। दो नियम है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। फैराडे का जो प्रथम नियम है वह प्रेरित विद्युत बल के मान को बताएगा और द्वितीय नियम है उसकी उत्पत्ति को बताएगा। ठीक है, तो हम यहाँ फैराडे का द्वितीय नियम यूज करते हैं। क्या नियम है? वह नियम है, देखिएगा, कि किसी परिपथ से संबद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के बराबर होता है। या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा ना वह चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के क्या होगा? बराबर होगा। यही फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम है। और यहाँ जो ऋणात्मक चिन्ह है, यहाँ जो दिशा यहाँ इस प्रकार बताता है या प्रदर्शित करता है। जो इसकी दिशा होगी वह यह प्रदर्शित करेगी कि जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है उसको प्रदर्शित करती है। जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है उसको यह दिशा व्यक्त करेगी। ठीक है, जो हम लिखते हैं हमने बताया है कि परिपथ से संबद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के बराबर होता है। तो आप लिखिएगा, किसी परिपथ से समृद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, किसी परिपथ से समृद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में
परिवर्तन के बराबर होता है। किसी परिपथ से समृद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के बराबर होता है। यही फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। क्या नियम है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम? यह नियम है कि किसी परिपथ से समृद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होगा वह चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम से तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम से, तो देखिएगा नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम स्मॉल ई से व्यक्त करेंगे और मैंने बताया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, यदि किसी परिपथ से बात करें, कोई परिपथ का आप प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निकालना चाहते हो, आपने कोई भी परिपथ ले लिया और उस परिपथ से आप प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निकालोगे तो उसका जो मान होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वह होगी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की क्या होगी? बराबर होगी। और जो परिवर्तन होगा वह समय के सापेक्ष होगा। किसके सापेक्ष होगा? समय के सापेक्ष। तो डेल फाई बी अपॉन डेल टी, डेल फाई बी अपॉन डेल टी, यह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या आ गया? बराबर आ गया। क्या आ गया? बराबर आ गया। और यहां जो व्यक्त करा है नेगेटिव साइन, यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के बराबर होगी। ठीक है, बहुत से सूत्र में हम लिखते हैं यहाँ पर E इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बी अपॉन डेल टी भी आप लिख देते हो। यही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या आएगा? बराबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? ऋणात्मक चिन्ह लगाते हैं और ऋणात्मक चिन्ह हमेशा लेंज के नियम से बताता है। ऋणात्मक चिन्ह किसे बताता है? लेंज के नियम से आता है। और इसके अंदर क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम ऊर्जा सुरक्षित रहती है। क्या रहती है? ऊर्जा सुरक्षित रहती है, एनर्जी कंजर्व रहती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लेंज के नियम में क्या सुरक्षित रहता है, तो क्या बताएगा? लेंज का नियम पूछे या विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम पूछे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंदर जो ऋणात्मक चिन्ह आता है ना, वह लेंज के नियम से आता है कि या ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि वह इस चीज का वह विरोध करता है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह क्या बताएगा? वह उस चीज का विरोध करेगा या इस चीज का विरोध करता है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। ये उत्पत्ति हुई ना, उसका विरोध कर रहा है, यहाँ ये ऋणात्मक चिन्ह बता रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया आरबीसी फर्स्ट ग्रेड के अंदर कि लेंज के नियम में क्या सुरक्षित रहता है, क्या कंजर्व रहता है, तो क्या बताएगा? ऊर्जा संरक्षण का नियम। या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अंदर क्या सुरक्षित रहती है? ऊर्जा सुरक्षित रहती है, ऊर्जा कंजर्व होती है, एनर्जी कंजर्व होती है। तो यहाँ ऋणात्मक चिन्ह लेंज के नियम से आता है, जिसे हमें समीकरण नंबर 1 दे दिया। ठीक है, अब देखो, तथा परिपथ C के अनुदिश विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान, तथा परिपथ C के अनुदिश विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तथा परिपथ C के अनुदिश विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकलन प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अर्थात E इज इक्वल टू, पहले व्यक्त कर दिया, आप इसको या ऐसे भी लिख सकते हो, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं
ठीक है, या इसको ऐसे लिख दो या इसको ऐसे डिनोट कर दो, एक ही बात है। ठीक है, कंफ्यूज हो दो ना, कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं और कुछ लोग इसे लिखते हैं, तो आप इस प्रकार लिख दो जो भी आप है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का है E डॉट dl रेखा समाकलन है। ये परिपथ C के अनुदिश जो अपने परिपथ लेंगे उस परिपथ से संवृत प्रेरित विद्युत बल का मान होगा वह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के बराबर होगा। या ऐसा बोल सकते हैं फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम है ना, वह होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत बल के बराबर होती है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर किस बराबर होती है? प्रेरित विद्युत बल के बराबर होती है। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देता हूं। समीकरण नंबर 2 हमारे पास आ गई। आगे देखिएगा फ्लक्स की परिभाषा से तथा चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा से। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित बंद फ्लक्स से गुजरने वाली बल रेखा मुझे कहलाती है चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र लिख दो या विद्युत क्षेत्र लिख दो, लेकिन बंद फ्लक्स से जो गुजरने की बल रेखा वह क्या कहलाएगी? फ्लक्स कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम चुंबकीय फ्लक्स की बात कर रहे हैं। चुंबकीय फ्लक्स को फाई वेट कर दिया, B फ्लक्स है और बंद फ्लक्स से गुजर रही है और चुंबकीय क्षेत्र B डॉट dA सरफेस S। ये समीकरण नंबर हमारे पास क्या आ गई? समीकरण हमारे पास 3 आ गई। ठीक है, आगे बात समझ आपको। अब यहाँ से क्या कर देंगे, हमारे पास समीकरण 1 के अंदर समीकरण 2 और 3 से मान दो। समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर देखो हम मान रखने हैं, या तो इसके ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही बात है। इसकी वैल्यू क्या है? ये E डॉट dl सर्कुलेशन है, C के अनुदिश से C लगा दिया इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल टी। ये क्या है? इंटीग्रल B की वैल्यू B डॉट dA वेक्टर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। क्या गया? हमने समीकरण 1 के अंदर समीकरण 2 व 3 से मान रख दिया, तो विद्युत क्षेत्र का जो रेखा समाकलन की वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो गई इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल टी B डॉट dA वेक्टर। ठीक है, यह मैक्सवेल की तृतीय समीकरण का क्या है? समाकल या समाकलन रूप है। यह मैक्सवेल की तृतीय समीकरण का समाकल या समाकलन, एक ही बात है, समाकल बोलो या समाकलन बोलो, समाकल रूप है। समाकल लिखने चलो, समाकलन रूप है। ठीक है, तृतीय में क्या है? समाकलन रूप है। हमें तृतीय समीकरण का समाकलन रूप प्राप्त हो गया। अब इसका अवकलन रूप प्राप्त कर ले। देखो दोनों तरफ क्या है? एक तरफ रेखा समाकलन है, एक तरफ क्या है? क्षेत्रफल। या तो दोनों को रेखा समाकलन, या तो इसको रेखा समाकलन बदलो या इसको क्षेत्र समाकलन बदलो। कहने का मतलब है या तो दोनों इंटीग्रल रेखा समाकलन में कन्वर्ट हो जाए या दोनों इंटीग्रल क्षेत्र समाकलन में कन्वर्ट हो जाए। तो हमने 2 थ्योरम थी हमारी फिजिक्स के अंदर, 2 थ्योरम होती है। पहली प्रमेय होती है डाइवर्जेंस वाली और दूसरी थ्योरम है कर्ल स्टोक्स प्रमेय। ठीक है, पहली थ्योरम है आपके पास, पहली थ्योरम है वो डाइवर्जेंस वाली है और डाइवर्जेंस जो प्रमेय हमें ये बताती है यदि आपको क्षेत्र समाकलन दिया हो, यदि आपको फर्स्ट समाकलन दिया हो तो उसे आप आयतन समाकलन में परिवर्तन कर सकते हो। उसका उपयोग है गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय, उसका नाम है गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय। उस गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय के द्वारा हम क्षेत्र समाकलन को आयतन समाकलन में या आयतन समाकलन को क्षेत्र समाकलन में उपयोग में आती है। ठीक है, उसको आप उपयोग लिख के कर सकते हो। और दूसरी प्रमेय है कर्ल स्टोक्स प्रमेय। स्टोक्स की जो कर्ल प्रमेय, हम उस प्रमेय का उपयोग क्या करते हैं? रेखा समाकलन को क्षेत्र समाकलन में और क्षेत्र समाकलन को रेखा समाकलन में परिवर्तन करने में काम आती है। तो हमारे पास रेखा समाकलन है वो क्षेत्र समाकलन है, तो हम रेखा समाकलन को क्षेत्र समाकलन में परिवर्तन कर रहे हैं। किस प्रमेय के द्वारा? स्टोक्स की कर्ल प्रमेय से। किसके द्वारा? स्टोक्स की कर्ल प्रमेय।
ध्यान से सुनिएगा, स्टोक्स की कर्ल प्रमेय, स्टोक्स की कर्ल प्रमेय से, स्टोक्स की कर्ल प्रमेय से, ठीक है। ये क्या काम आती है? रेखा समाकलन को क्षैतिज समाकलन में और क्षैतिज समाकलन को रेखा समाकलन में कन्वर्ट करने में काम आती है, उपयोग में आती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र को कन्वर्ट कर रहे हैं क्षैतिज समाकलन में, तो यह है विद्युत क्षेत्र, बंद फर्स्ट है, बंद फर्स्ट के अनुदिश विद्युत क्षेत्र का जो रेखा समाकलन है इसको परिवर्तन कर रहे हैं क्षैतिज समाकलन में। किसके द्वारा? कर्ल, जहां कर्ल आ जाए इसको डेल क्रॉस, कौन सा क्षेत्र को लिखिएगा? विद्युत क्षेत्र या चुंबक क्षेत्र? यहाँ कौन सा क्षेत्र है? विद्युत क्षेत्र, जो हमने यहाँ कर दिया ई। यदि यहाँ बी होता तो बी लिखते। किसके द्वारा? कर्ल, कर्ल क्या होता है? डेल क्रॉस, कर्ल क्या होता है? डेल क्रॉस, और जो भी क्षेत्र देगा वो क्षेत्र लिख दीजिएगा। फिर कन्वर्ट किस में जाएगी? ये कन्वर्ट हो जाएगी क्षेत्र के अंदर, डीए वेक्टर के अंदर, ये एस लगा दिया, ठीक है। ये समीकरण आ गई 4, ये समीकरण आ गई 5। समीकरण 4 और 5 से तुलना कर दो। किससे? समीकरण 4 व 5 से तुलना कर दो। सब तुलना करोगे ना तो आपके पास आएगा डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल बी वेक्टर बाय डेल टी, डेल ई क्रॉस वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी, ठीक है। ये आपकी प्राप्त होगी। ये जो समीकरण है यह मैक्सवेल की तृतीय समीकरण है, ठीक है। और तृतीय समीकरण कौन सी है? कौन सा रूप है? अवकल रूप है। यह मैक्सवेल की तृतीय समीकरण का अवकल रूप बोल दो या अवकलन रूप बोल दो, एक ही बात है। अवकल बोलो या अवकलन है, अवकलन रूप है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल क्रॉस ई वेक्टर इक्वल टू माइनस बी, ठीक है, बी वेक्टर और डॉट, डॉट मतलब अवकलन को बता रहा है, ठीक है। क्या बता रहा है? अवकलन किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष बता रहा है। तो इस प्रकार हमारे मैक्सवेल की तृतीय समीकरण प्राप्त हो गई, इसके अंदर अवकलन के अंदर और समाकलन के अंदर, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं। जो तृतीय समीकरण है ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है। जब विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम से उत्पन्न होती है मैक्सवेल की तृतीय समीकरण है ना, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर रही है। जब भी तो यह समीकरण फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से प्राप्त होती है। अब पढ़ेंगे मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण। कौन सी मैक्सवेल की? चतुर्थ समीकरण, फोर्थ। देखियो इसको ध्यानपूर्वक देना, मैक्सवेल की थोड़ी बड़ी भी है, इसमें हम संशोधन भी करेंगे। चतुर्थ समीकरण, फोर्थ समीकरण, ठीक है। मैंने बताया थी इस प्रकार मैक्सवेल की तृतीय समीकरण है वह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से उत्पन्न होती है। उसी प्रकार जो मैक्सवेल की जो चतुर्थ समीकरण है वह एम्पीयर के नियम से उत्पन्न होती है। किसके नियम से उत्पन्न होती है? एम्पीयर के नियम से। यह समीकरण एम्पीयर के नियम से उत्पन्न होती है, या यह समीकरण एम्पीयर के नियम से प्राप्त होती है, इसको भी ऐसा बोलते हैं। और जो एम्पीयर का जो नियम है, एम्पीयर का नियम क्या है? किसी बंद पथ के अनुदिश, किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान, दोबारा सुनिएगा, एम्पीयर का नियम क्या है कि किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान उस बंद पथ से प्रवाहित धारा तथा माध्यम की पारगम्यता के गुणनफल के बराबर होता है। फिर दोबारा सुनिएगा, एम्पीयर का नियम क्या है? एम्पीयर का नियम क्या है? किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान उस बंद पथ से प्रवाहित धारा तथा माध्यम की पारगम्यता के गुणनफल के बराबर होता है।
तो डायरेक्ट में यहाँ पर मैथमेटिकल टर्म्स लिखता हूँ, गणितीय रूप लिखता हूँ, परिभाषा नहीं लिखता हूँ। तो परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा कि किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान उस बंद पथ से प्रवाहित धारा और माध्यम की पारगम्यता के गुणनफल के बराबर होता है। ये मैंने आपको गणितीय रूप लिख दिया। जो मैंने परिभाषा बोली थी एम्पीयर के नियम की, उसका मैंने आपको क्या लिख दिया, गणितीय रूप लिख दिया। ठीक है। और यदि धारा घनत्व, यदि जो धारा घनत्व है, यदि धारा घनत्व करंट डेंसिटी, धारा घनत्व J वेक्टर है, तो क्या होगा धारा घनत्व J इजिकल इंटीग्रल, हम जानते हैं J इजिकल जो आपके पास होता है वह जो धारा घनत्व क्या होता है, मतलब धारा घनत्व, उससे आप ऐसे ही बोल सकते हो, जो धारा घनत्व है वह हमारे पास होता है धारा का मान क्षेत्रफल के सापेक्ष परिवर्तन d/dA होता है ना, तो d/dA करोगे, जैसे J इजिकल टू d/dA करोगे, और हमें क्या निकालना है, di निकालना है, तो J/dA इंटीग्रल कर दो। ठीक है। दोनों तरफ उसका अगर हमें डायरेक्ट प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, वह प्राप्त होता है di इजिकल टू सॉरी धारा घनत्व J वेक्टर हो तो धारा I इजिकल टू J वेक्टर डॉट D वेक्टर, धारा घनत्व होता है समीकरण 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है। धारा घनत्व आपके पास प्राप्त हो गया, ये S समीकरण नंबर ये आ गई। ये वैल्यू आप कहाँ रख दो, यहाँ पर समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में तो सब रखती है, ये बंद पथ में B डॉट DL वेक्टर, ये C इजिकल टू म्यू J वेक्टर डॉट DA वेक्टर। ये आपके पास समीकरण नंबर क्या गई, 3 आ गई। क्या गई, समीकरण नंबर 3 आ गए। ठीक है। यह क्षेत्र है, यह एम्पीयर के जो एम्पीयर का नियम है ना, उस एम्पीयर के नियम का क्या है, समाकल रूप है ना, एम्पीयर के नियम क्या है, समाकल रूप है। ठीक है। तो लिखो, यह मैं लिख देता हूं, यह एम्पीयर के नियम का समाकलन रूप है। ठीक है। अब देखो भाई, एक तरफ तो रेखा समाकलन आ रहा है, एक तरफ फर्स्ट समाकलन आ रहा है, तो या तो दोनों को रेखा में कन्वर्ट करो रेखा समाकलन में, या दोनों को परिवर्तन करो फर्स्ट समाकलन के अंदर। तो यहां भी हम कौन सी प्रमेय लेंगे, वह लेंगे स्टोक्स की कल प्रमेय से, या स्टोक्स की कल प्रमेय से उपयोग करके हम रेखा समाकलन को क्षेत्र समाकलन में, या क्षेत्र समाकलन को रेखा समाकलन में क्या कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे। तो देखिएगा, स्टोक्स की कल प्रमेय से क्या काम आती है, ये प्रमेय यह काम आती है रेखा समाकलन को क्षेत्र समाकलन में और क्षेत्र समाकलन को रेखा समाकलन में कर दीजिए कन्वर्ट। हम इसको कर रहे हैं B डॉट DL वेक्टर, किसके द्वारा, कर्ल के द्वारा। तो मैंने आपको बताया था कर्ल क्या होता है, कर्ल डेल क्रॉस, क्या यहाँ क्षेत्र देखो, कौन क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ लिख दो B वेक्टर, रेखा समाकलन होगा क्षेत्र समाकलन में डॉट DA वेक्टर, और D वेक्टर है तो ये S लगा दिया। ये समीकरण नंबर 4, क्या है समीकरण नंबर 4, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है। और यहां पर हमारे पास, ठीक है, तो समीकरण इसको डाल देता हूं, फिर तुलना कर देंगे, कंपेयर कर दो, कंपेयर करोगे ना तो देखिए क्या होगा, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से तुलना करने पर देखिएगा, तुलना करोगे तो ये तो सही है, क्या गया है, डेल क्रॉस B वेक्टर इजिकल टू म्यू J वेक्टर, ये आ गई समीकरण नंबर 5। क्या आ गई, समीकरण 5। यह एम्पीयर के नियम की क्या है, ये एम्पीयर के नियम की अवकल रूप है।
यह एम्पीयर के नियम का क्या है? एम्पीयर के नियम का क्या है? अवकल रूप है। यह लिख दो यहां, एम्पीयर के नियम का अवकलन रूप है। यदि आपको एम्पीयर के किसी सवाल के अंदर एम्पीयर के नियम का अवकलन और समाकलन रूप प्रदर्शित करा है तो आप ये डेरिवेशन कर देना। यदि आपको कोई क्वेश्चन फैराडे के नियम का अवकलन और समाकलन रूप करा है तो फिर आप मैक्सवेल की तृतीय समीकरण आप उत्पन्न कर सकते हो। ठीक है, एक टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर फैराडे के नियम का अवकलन समाकलन रूप याद कीजिए, तो आप उस टॉपिक के अंदर मैक्सवेल की तृतीय समीकरण पूरी लिखोगे। ठीक है, यदि आप कोई क्वेश्चन दे एम्पीयर के नियम का अवकल समाकलन रूप लिखिएगा, फिर आप ये टॉपिक आप कर सकते हो। ठीक है, आगे बात समझ में। तो हम क्या करेंगे इसके बाद, अब हमारे पास चतुर समीकरण जो आना चाहिए था वह प्राप्त नहीं हुई है। अब क्या करेंगे, एम्पीयर के नियम में असंगति तथा मैक्सवेल संशोधन, हम क्या करेंगे एम्पीयर के नियम में मैक्सवेल का संशोधन करेंगे। क्या करेंगे? मैक्सवेल का संशोधन। तो हमारा यहां से सब टॉपिक चालू होता है एम्पीयर के नियम में असंगति तथा मैक्सवेल संशोधन। ध्यान दे दीजिएगा, बहुत सी बार ये पूछा जाता है कि मैक्सवेल की चतुर समीकरण उत्पन्न करते हुए उस समीकरण में मैक्सवेल संशोधन को प्राप्त कीजिए या मैक्सवेल संशोधन को समझाइए। या यूं पूछा जाता है कि मैक्सवेल की चतुर समीकरण में मैक्सवेल संशोधन को लिखिए। ठीक है, तो मैक्सवेल संशोधन करते हैं, उसने देखा कि जो हमें जो समीकरण प्राप्त होना चाहिए ना वह समीकरण प्राप्त नहीं हुई है। फिर उसने क्या कर दिया, मैक्सवेल साइंटिस्ट ने एक संशोधन दिया, उस संशोधन से समीकरण सही प्राप्त हो गई तो उसने नाम दे दिया मैक्सवेल संशोधन। और जो संशोधन समीकरण प्राप्त होगी वही मैक्सवेल की चतुर समीकरण है, सही रूप। मैक्सवेल की चतुर समीकरण का सही रूप मैक्सवेल संशोधन से प्राप्त होगा। यदि आपको मैक्सवेल की चतुर समीकरण उत्पन्न करा है तो आपको पूरा टॉपिक करना है, उसके अंदर मैक्सवेल संशोधन भी करना है। यह टॉपिक मत छोड़ना, आप यहाँ पे कर दो, पूरा टॉपिक आप लोगों को करना है। तो हम करते हैं मैक्सवेल संशोधन। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन समीकरण जो 5 है इसके हम दोनों तरफ क्या लिख दो, डाइवर्जेंट लिख दो। देखिएगा ये टॉपिक है, सब टॉपिक समीकरण 5 के दोनों तरफ डाइवर्जेंस लेने पर तो ले लीजिए डेल डॉट डेल क्रॉस बी वेक्टर और डेल डॉट म्यू जे वेक्टर। तो हमारे पास क्या क्या, डेल डॉट डेल क्रॉस बी वेक्टर और एक नियत राशि बाहर जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, डेल डॉट जे वेक्टर, समीकरण नंबर 6। और हम जानते हैं, हम एक थ्योरम पढ़ते हैं, प्रूफ भी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के अंदर, और प्रूफ भी कराता है। क्या कराता है, प्रूफ कराता है कि किसी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का कर्ल हमेशा 0 होता है। किसी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का कर्ल हमेशा 0 होता है। आप इसको प्रूव भी कर सकते हो आराम से। ये ले लीजिएगा, इसको सोल्व करो तो 0 आएगी। तो हमारे पास एक प्रमेय हो जाती है, वह प्रमेय है कि किसी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का कर्ल का मान हमेशा 0 होता है। तो हम उस प्रमेय के द्वारा इसको उपयोग में करते हैं। तो देखिएगा, हम जानते हैं या वी नो दैट, हम जानते हैं किसी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस, किसी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का कर्ल हमेशा
शून्य होता है। हम जानते हैं कि किसी सदिश क्षेत्र के डायवर्सिकल का मान शून्य होता है, कर दो शून्य होता है। हम जानते हैं कि किसी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का कर्ण, किसी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का कर्ण का मान शून्य होता है। ठीक है, किसी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का मान क्या होता है? शून्य होता है। अर्थात दैट इज डेल डॉट डेल क्रॉस p वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये हमने सेट किया। समीकरण नंबर 7, समीकरण 7 से मान कहां? 2 6 में रखने पर रख दीजिएगा। रखो आप, तो क्या प्राप्त हो गया? म्यू डेल डॉट जे वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, बट म्यू नॉट इक्वल टू 0, तो कौन 0 होगा? डेल डॉट जे वेक्टर इज इक्वल टू 0। यह समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, 8। ठीक है, ये 8 समीकरण हमारे पास प्राप्त हो गए। ठीक है, बता दिया लोगों ने। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। समीकरण हमारे पास 8 प्राप्त हो गए। हम जानते हैं सातत्य समीकरण से, धारा घनत्व की समीकरण से, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या जानते हो? कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है, लिखिएगा, परंतु सातत्य समीकरण से क्या होती है? डेल डॉट जे वेक्टर प्लस डेल रो बाय डेल टी इज इक्वल टू 0। सातत्य समीकरण ये होती है, या इसको बोलते हैं धारा घनत्व की समीकरण भी बोल सकते हैं। सातत्य समीकरण से या धारा घनत्व की समीकरण, धारा घनत्व की समीकरण भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर इस समीकरण से 9, समीकरण से 8 से मान, तो 9 में समीकरण 8 से मान समीकरण 9 में रखने पर रखा, तो देखिएगा क्या प्राप्त होता है रखने पर। तो 0 प्लस डेल रो बाय डेल टी इज इक्वल टू 0। तो डेल रो बाय डेल टी इज इक्वल टू 0, तो डी रो बाय इज इक्वल टू 0। तो रो बराबर 2, तो क्या कर दो? समाकलन कर दिया, तो रो बराबर क्या आ गया? नियत। रो बराबर कांस्टेंट, और रो बराबर कांस्टेंट है, तो क्या होता है? dq बाय dt। तो q भी क्या आ गया? कांस्टेंट। आवेश बटा आयतन होता है ना, आप ध्यान रखिए क्या होता है? आवेश बटा आयतन। ठीक है, आवेश बटा आयतन, तो आवेश बटा आयतन है तो कर दिया, तो क्या होता है? q नियत। ठीक है, आगे बात समझ में, तो q भी क्या हो गया? नियत, कांस्टेंट हो गया। तो कहने का मतलब क्या है? ये जो समीकरण, कहने का मतलब है समीकरण जो हमारे पास ये 8 और 9, ठीक है, यह जो समीकरण है, इस समीकरण से स्पष्ट क्या होता है? इस समीकरण से स्पष्ट होता है कि जो एम्पीयर का नियम है, वह एम्पीयर का नियम में, एम्पीयर का जो नियम है वह है उनके लिए ही लागू होगा, उनके लिए ही वैध है कि जिनके लिए धारा घनत्व का मान नियत हो, या धारा घनत्व का मान नियत हो, या स्थिर विद्युत क्षेत्र के लिए स्थिर विद्युत क्षेत्र का मान नियत हो, उनके लिए ये समीकरण 8 वैध है। ठीक है, लेकिन जो धारा घनत्व है, या आप ये भी बोल सकते हैं जो धारा घनत्व है वह उनके लिए लागू नहीं होता है कि जो वे धाराएं जो विद्युत क्षेत्र का समय के सापेक्ष उत्पन्न करती है। एम्पीयर का नियम उनके लिए लागू नहीं होता है जो विद्युत क्षेत्र का समय के सापेक्ष क्या होता है? परिवर्तन था। वे धाराएं जो विद्युत क्षेत्र में समय के सापेक्ष परिवर्तन होती है, तो उनके लिए एम्पीयर का जो नियम है वह वैध नहीं होता है। तो यहाँ हम वो चीज लिखेंगे, लिख दीजिएगा क्या चीज थी वो लिख रहे हैं, देखिएगा। ठीक है, तो हमारे पास समीकरण आई थी 8 और 9, तो आप लिखिएगा, देखो समीकरण 8 व 9, समीकरण 8 व 9, समीकरण 8 व 9 से स्पष्ट होता है कि
समीकरण 8 और 9 से स्पष्ट होता है कि समीकरण 8 केवल उसी स्थिति में सही है, केवल उसी समीकरण 8 केवल उसी स्थिति में सही है जिसके लिए धारा घनत्व का मान नियत होता है या स्थिर विद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है। ठीक है, वो लिख रहे हैं। तो समीकरण जो 8 है उसी स्थिति के लिए सही है जब ρ का मान नियत हो या स्थिर विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो। तो उसी स्थिति के लिए सही है जब ρ का मान नियत हो तथा स्थिर तथा विद्युत क्षेत्र स्थिर प्राप्त हो। तो एम्पीयर का नियम प्राप्त होता है। तो एम्पीयर का नियम वैध होता है। तो एम्पीयर का नियम क्या होता है? वैध होता है। परंतु वे धारा है, देखो आगे, परंतु वे धारा है जो विद्युत क्षेत्र में समय के सापेक्ष परिवर्तन होती है। तो उनके लिए एम्पीयर का नियम वैध नहीं होता है, लागू नहीं होता है। तो उनके लिए एम्पीयर का नियम वैध नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने ये लिखा है सापेक्ष परिवर्तन से उत्पन्न होती है, निकाल लेना। देखो दोबारा बोलो, समीकरण 8 व 9 से स्पष्ट है कि समीकरण 8 उसी स्थिति के लिए सही है जब धारा घनत्व का मान नियत हो और तथा विद्युत से स्थिर प्राप्त होता है। तो इनके लिए एम्पीयर का नियम वैध होता है। परंतु वे धाराएं जो विद्युत क्षेत्र में समय के सापेक्ष से परिवर्तन से उत्पन्न होती है, तो उनके लिए एम्पीयर का नियम वैध नहीं होता है। तो उनके लिए एम्पीयर का नियम वैध नहीं होता है। यह हमारे पास समीकरण 8 से यह निकला है। और यहाँ इस स्थिति को देखते हुए मैक्सवेल ने संशोधन किया कि मैक्सवेल ने क्या संशोधन किया, यहाँ हमारे पास ये स्थिति खड़ी हो गई समीकरण 8 से। ठीक है, जो समीकरण 8 है वह केवल धारा घनत्व तथा स्थिर आवेश के लिए ही प्राप्त होती है। परंतु जो वे धारा है या वे आवेश जो विद्युत क्षेत्र में समय के सापेक्ष परिवर्तन से क्या होते हैं, उत्पन्न होती है, या वे धाराएं जो विद्युत क्षेत्र में समय के सापेक्ष से परिवर्तन से उत्पन्न होती है, तो उनके लिए एम्पीयर का नियम लागू नहीं हो रहा है। ये स्थिति हमारे पास यहाँ उत्पन्न हो गई। तो एक प्यारा सा सुंदर सा साइंटिस्ट था, वो था मैक्सवेल। उस मैक्सवेल ने क्या यहाँ पर क्या संशोधन किया, जब से इसे बोलते हैं मैक्सवेल संशोधन। उसने बोला जो धारा घनत्व है वह दो धारा घनत्वों से मिलकर बना होता है। जो ये धारा घनत्व है ना, वह दो धारा घनत्वों से मिलकर बना होता है। पहला धारा घनत्व होगा वह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न जो धारा होगी उसका घनत्व होगा। जो दूसरा जो धारा घनत्व होगी वह होगी विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष परिवर्तन से जो उत्पन्न होगी वह होगी धारा घनत्व। ठीक है, जो धारा घनत्व है वह दो धारा घनत्वों से मिलकर बना होता है। जो ठीक है, यहाँ से भेद होता है। तो मैक्सवेल यहाँ पर संशोधन करता है और मैक्सवेल बनाया कि धारा घनत्व दो धारा घनत्वों से मिलकर बना होता है।
पहला धारा घनत्व होगा, पहला जो धारा घनत्व होगा, धारा घनत्व का ये होगा JF फैक्टर, यह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होता है या मुक्त इलेक्ट्रॉनों से उत्पन्न होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? उत्पन्न होता है। तो जो दूसरा धारा घनत्व होगा, वह जो दूसरा जो धारा घनत्व होगा वह क्या होगा? धारा घनत्व दूसरा होगा JD, वह होगा, ठीक है, वह होगा विद्युत क्षेत्र के वे धाराएं जो विद्युत क्षेत्र में समय के सापेक्ष परिवर्तन से उत्पन्न होती है, ये विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन से उत्पन्न होने से प्राप्त होता है। विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन से उत्पन्न होने से ये धारा घनत्व प्राप्त होता है विद्युत क्षेत्र, ठीक है। पहला मुक्त इलेक्ट्रॉन से प्राप्त होता है, दूसरा विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन से उत्पन्न होने से प्राप्त होता है। तो धारा घनत्व दो धारा घनत्वों से मिलकर बना होता है। तो लिख देता हूं, तो मैक्सवेल के अनुसार कुल धारा घनत्व, तो देखिएगा J वेक्टर इज इक्वल टू JF वेक्टर और JD वेक्टर। समीकरण कितनी आ गई है? 9। कुल मैक्सवेल संशोधन कर दिया और मैक्सवेल बता कि एक धारा घनत्व जो है ये न होकर ये जो धारा घनत्व है वह दो धारा घनत्वों से मिलकर बना होता है, एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों से, दूसरा विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के समय के सापेक्ष जो परिवर्तन से उत्पन्न होती है उसे हम विस्थापन धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्थापन धारा। विस्थापन धारा क्या होगा? यदि आपने कोई मीडियम में आपने विद्युत क्षेत्र लगाया और उस मीडियम की वजह से उस क्षेत्र में जो आवेश है उसमें जो परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन से जो धारा प्राप्त होगी उसे बोलते हो आप विस्थापन धारा। तो यहाँ D क्या है? विस्थापन धारा है, डिस्प्लेसमेंट करंट है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन की दर होती है, विद्युत क्षेत्र में समय के सापेक्ष परिवर्तन से जो धारा उत्पन्न होती है उस धारा को बोलते हो आप विस्थापन धारा, इसलिए हमने यहाँ पर D लिखा था, ठीक है। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इसके जो पहले वाली जो टर्म्स आई थी, हमारे पास समीकरण इसके जो समीकरण वो आई थी ना, डेल क्रॉस B वेक्टर समीकरण होगी 5, ठीक है। समीकरण 5 में मार्किंग अपन लिखिएगा, समीकरण 5 में मार्कने पर, समीकरण 5 में समीकरण 9 से मान रखने पर रख दीजिए। तो डेल क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू म्यू J था ना, जो कि वैल्यू है JF और JD वेक्टर, ये आपके पास प्राप्त हो गई, ठीक है। यह हमारे पास प्राप्त हो गई। अब क्या करो, इनके दोनों तरफ क्या ले लो? डाइवर्जेंस ले लो, दोनों तरफ डाइवर्जेंस लेने पर ले लो। तो डेल डॉट डेल क्रॉस B वेक्टर म्यू JF और प्लस JDF, इसका भी ले लेना, सॉरी इसका भी डाइवर्जन लेना है ना, तो दे म्यू JF प्लस JD। और आपको ये पता है, हम जानते हैं, जैसे मैंने बताया था, हम जानते हैं कि किसी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का क्या होता है? शून्य होता है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? डेल क्रॉस B वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू 0 हमें जानती है, जैसे मैंने इससे पहले जस्ट बताया था। तो इसकी वैल्यू 0 होता है, तो 0 इज इक्वल टू डेल म्यू और JF और ये JD। इसको और सही कर लो, ऊपर मिटा देता हूं मैं इसको, चलो ये लिख लो। तो हमारे पास म्यू और ये अंदर चला गया, म्यू आ गया, तो हमारे पास क्या हो गया? डेल डॉट JF वेक्टर और डेल डॉट JD वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है म्यू नॉट इक्वल टू 0। म्यू क्या है? माध्यम की पारगम्यता। तो म्यू नॉट इक्वल टू कभी 0 नहीं सकती, तो कौन 0 होगा? ये वाला 0 होगा। तो ये वाला 0 में तुम्हारे पास क्या आ गया? डेल JF वेक्टर प्लस डेल डॉट JD वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो डेल डॉट JF वेक्टर इज इक्वल टू माइनस JD वेक्टर, ये आ रहा है, ठीक है। यह हमारे पास प्राप्त हो गया। अब हम करेंगे शांत तथ्य समीकरण लिखते हैं। क्या लिखते हैं? शांत तथ्य समीकरण से। तो देखिएगा, परंतु शांत तथ्य
साम तथ्य समीकरण से, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन में लिखे, मुक्त इलेक्ट्रॉन में लिखे, तो डेल ये जेएफ वेक्टर डेल डॉट जे वेक्टर प्लस डेल रो बाय डेल टी इज इक्वल टू 0। यहाँ इसकी वैल्यू रख दो, ये वैल्यू यहाँ लिखेंगे, रख दो, तो हमारे पास माइनस डेल डॉट जे डी वेक्टर प्लस डेल रो बाय डेल टी इज इक्वल टू, अब शांतर कर दो, माइनस माइनस कर जाएगा, तो हमारे पास है क्या डेल डॉट जे डी वेक्टर प्लस इक्वल टू डेल रो बाय डेल टी, ठीक है। अब हमारे पास हमें कितने आ गई है, ये समीकरण हमारे पास आ गई, वो 8 आगे थी ना, ये 8 आगे थी, ये 9, ये 10, ठीक है। आगे बात समझ, हम जानते हैं कि मैक्सवेल जो प्रथम समीकरण होती है क्या होती है, मैक्सवेल की जो फर्स्ट समीकरण होती है, मैक्सवेल की जो प्रथम समीकरण है वह समीकरण क्या है, वह समीकरण विद्युत क्षेत्र में गाउस के नियम से प्राप्त होती है, और वह समीकरण थी डेल डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन। यहां से हमने रो की वैल्यू निकाली, रो की वैल्यू निकालनी ना, तो रो की वैल्यू वहां से निकाल लो, तो रो की वैल्यू क्या आ गई, इज इक्वल टू एप्सिलॉन, तो इधर चला गया डेल डॉट ई वेक्टर, नियत राशि अंदर चली जाएगी, तो ये हो गया डेल डॉट एप्सिलॉन ई वेक्टर, और एप्सिलॉन ई वेक्टर इसको क्या मान लिया डी, तो डेल डॉट डी वेक्टर क्या हो गया, ये हमारे पास डेल डॉट डी वेक्टर। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई यहाँ पर, ये रो की वैल्यू आ गई, रो डेल डॉट ई वेक्टर रो एप्सिलॉन नॉट, और हमारे पास ये डी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या आ गई, देखिएगा बेटा इसको, तो देखिएगा ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो मान रख दो, तो मान रखने पर जैसे ही आप मान रखोगे तो डेल डॉट जे डी वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ मान रखा रोका, तो रोका मान रखा ना, तो डेल अपॉन डेल टी वेक्टर डेल डॉट डी वेक्टर, तो हमारे पास डेल डॉट जे डी वेक्टर इज इक्वल टू डेल डॉट डेल डी वेक्टर बाय डेल टी, तो हमारे पास क्या क्या जे डी वेक्टर इज इक्वल टू डेल डी वेक्टर बाय डेल टी, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ये चीज हमारे पास वैल्यू प्राप्त हो चुकी है, आगे बात समझ में। अब देखिएगा मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, यह हमारे पास कहने का मतलब जो धारा घनत्व है, ये जो धारा घनत्व है, जो विस्थापन धारा घनत्व है, वह विस्थापन धारा का समय के सापेक्ष परिवर्तन को व्यक्त करती है, ठीक है। मतलब जो धारा घनत्व उत्पन्न कब होगी, विस्थापन धारा घनत्व कब उत्पन्न होगी, जब विद्युत क्षेत्र का समय के सापेक्ष क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का समय के सापेक्ष परिवर्तन होगा, जो उससे जो धारा उत्पन्न होगी वह क्या कहलाती है, विस्थापन धारा कहलाती है, और विस्थापन धारा का परिवर्तन विस्थापन धारा घनत्व कहलाता है, ठीक है। फिर सुनिएगा, विस्थापन धारा का समय के सापेक्ष परिवर्तन विस्थापन धारा घनत्व कहलाता है, क्या कहलाता है, विस्थापन धारा घनत्व कहलाता है। अब हम क्या कर देंगे, जो हमारे पास मान आए, हमारे पास समीकरण आई थी, 4 समीकरण आई थी, उस थोड़ा जो हमारे एम्पीयर के नियम की समाकलन वाली समीकरण आई थी ना, उस समाकलन वाले समीकरण के अंदर हम वैल्यू रख देंगे इनकी, एक तो जे की वैल्यू, एक उसकी वैल्यू, तो समीकरण 4 के अंदर आप मान रख दो, ठीक है। तो समीकरण 4 के अंदर मान रख रहे हैं, देखिएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, देखिएगा समीकरण 4 क्या थी, हमारे पास जो समीकरण 4 थी वह समय